साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों आज चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय पे। आज का अध्याय है धन की कमी से मिशन की मौत हो जाती है। आज हमारे ये दलित युवाओं को खास करके जिनका अभी बहुत कमजोर क्षेत्र है उनको समझा रहे हैं। यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि धन की कमी से मिशन की मौत हो जाती है। खास करके हमारे युग जो युवा बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि हम राजनीतिक सत्ता के द्वारा जो है कि हमें हमारा अपना आदमी होगा, विधायक एमपी एमएलए होगा, तो उसके सहारे से हो सकता है कि हमको नौकरियां मिल जाएंगी और वो कुछ उनके पीछे लग करके जो है कि झंडा उठाने का काम करते हैं या उनकी सभाओं में जा करके दरी बिछाने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को पहले से जग जाहिर है, तो वो इस चीज़ को सचेत कर रहे हैं कि इस चीज़ को ऐसा ना करें। ऐसा करने से बल्कि वो अपनी मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। हमारे दलित भाइयों को ऐसा समझना होगा कि मान लीजिए जो हमारे क्षेत्र में पहले से जो थोड़े या बहुत ज़्यादा हैं, जो पहले से बिजनेस में हैं, उनके साथ संपर्क जोड़ा जाए, उनसे मित्रता की जाए, उनसे उनके साथ में गुण सीखे जाएं और उनसे गुण ले करके क्यों ना हम अपना छोटा मोटा ही एक बिजनेस तैयार करें जिसमें, क्योंकि इनकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो सवर्णों में हैं, जो जनरल में हैं, उनके चाचा का बिजनेस है, मामा का बिजनेस है, फूफा का बिजनेस है, और यहाँ तक कि औरतें भी उनकी जो है बिजनेस में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से उनको सीख लेना होगा। यहाँ का लेखक कह रहे हैं कि युवाओं को भी उनको भी अपने परिवार के अपने साथ में अपने परिवार को जोड़ना होगा और अपने पारिवारिक ढांचे को सही करें और सबको एकत्रित करें, एकता में जोड़े रखें। इसी से उनके पास ताकत आएगी। ये एक बहुत बढ़िया साधन है और बहुत बढ़िया विचार है, जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि हर घर में जो है पैसों के लिए जो है कि एक ना एक छोटा या बड़ा उद्योग होना बहुत ज़रूरी है। हर घर उद्योग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो चाहे छोटा मोटा कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे उसके घर में अपने ज़रूरत के हिसाब से आय की व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये घर की बुनियाद आपकी ठीक ठाक होगी तो आपके घर से बच्चे भी जो निकलेंगे वो ठीक ठाक पढ़ने में होंगे और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। वो भी एक अच्छी डिग्रियां हासिल करके एक अच्छे मुकाम को तय कर सकेंगे। फिर ये उनके ऊपर निर्भर होगा, चाहे वो बिजनेस में जाएं, चाहे वो नौकरी में जाएं, चाहे वो राजनीति में जाएं। ये सभी के लिए शिक्षा एक हथियार है। जैसा कि बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये ज़रूरी होता है कि जो घर का सबसे युवा साथी है वो अपने घर को एकत्र करने की कोशिश करे और स्वयं सभी ताकतों को इकट्ठा एक साथ जोड़ करके, मान लीजिए जिसके घर में अमूमन मजदूरी ही करते हैं, अगर 4 परिवार हैं, 3 परिवार हैं, अगर वो कमाते हैं तो उनकी जो महीने की आय होती है उस महीने से सबसे पहले जो कम काम करने वाला या कम शक्तिशाली आदमी है उसको लघु उद्योग से जोड़ें ताकि उसके लिए भी काम की व्यवस्था बने। इसके बाद फिर और आगे प्रोग्रेस करके जो है कि आगे और विकास की नई नई चीज़ें खोते। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि उद्योगपति की चौखट पर आए दिन बड़े बड़े जो है कि जो जिनके पास पैसा है उनके पास राजनेता भी उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं, ऐसा कवि का संकेत है। और जैसा कि पहले भी बता दिया है कि आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी उन्हीं ही टिकट देती हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो यही चीज़, यही सीख हमारे दलित जो हैं युवा इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं। वो अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको देख करके निकालें और जो बाहर की चीज़ें हैं उनकी जो नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकें हैं, सीख रहे हैं। आज बाजार का युग है और हर कोई को ये मौका है। आज ये मौका मिला हुआ है कि आप इस मौके को अगर गंवा रहे हैं तो अपने हाथों से समझ लीजिए कि अपनी किस्मत में ताला लगा रहे हैं। इसलिए ऐसा ना कर करके लेखक की जो सोच है वो हमेशा हमें अग्रसर करने के लिए खूब बढ़िया मौका दे रहे हैं कि ऐसा आप करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको तरक्की के रास्ते से कोई रोक नहीं पाएगा और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपका हौसला मजबूत होगा और आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद करेंगी, इतिहास के रूप में आपको जानेंगी। ऐसा बहुत ही ज़रूरी है और हमारे युवा साथियों को करना भी चाहिए। अब इसी विषय को लेते हुए इस अध्याय पे लेखक लिख रहे हैं, धन की कमी से मिशन की मौत हो जाती है। ये अध्याय है साथियों। उद्योग के शिखर पर पहुंचे लोगों को भी सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिला था। उन्हें सफलता कोई थाली में सजी हुई नहीं मिली थी। इसके लिए कई मुश्किलों का मुकाबला किया था। जो लोग दलित समाज में बिजनेस या नौकरी के काफ में आगे बढ़ चुके हैं उनका भी फर्ज है कि वे बाकी दलित भाइयों का मार्गदर्शन करें, मदद करें। जिस तरह सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती समाज के लोग बिजनेस में एक दूसरे की मदद करते हैं,
हमें भी यह दायित्व निभाना होगा। अब हर समारोह में जब लोग मिलें तो यही चर्चा होनी चाहिए कि फला का कौन सा बिजनेस कहाँ तथा कैसे चल रहा है, उससे कैसे जुड़ा जाए। भाई का बिजनेस, जवाई का बिजनेस, चाचा का बिजनेस, मामा का बिजनेस, इस प्रकार बिजनेस हमारे रिश्तों का भी आधार बनना चाहिए। इसके लिए हर घर परिवार की महिलाएं सभी को शामिल करना होगा। घर घर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग होने चाहिए। बिचौलियों के शोषण से बचने के उपाय ढूंढने होंगे। आज वही सामर्थ्य हैं जिनके पास अर्थ है। पैसा आने से जो साधन शक्ति तैयार होगी उससे दलित समाज राजनीति, उद्योग नीति, सरकारी एजेंडा, नौकरशाही सभी को प्रभावित कर सकते हैं। साथियों, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है कि जैसा कि कवि संकेत कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दशा है। जब तक आर्थिक दशा हम अपनी सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसको हमें ही स्वयं करना पड़ेगा, बल्कि ना कि हम लालच में किसी के भरोसे कि फला के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हमारा कोई ना कोई अच्छा कार्य हो जाएगा या हमारा विकास हो जाएगा, ये हमारी भूल है। नहीं, हमको जितना भी हमारे पास मौजूदा स्थिति है उसी के साथ हमको लड़ना होगा और संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करके ही हमें अपनी स्थिति में आगे सुधार लाना होगा। आगे के लाइनों में लिख रहे हैं लेखक, उद्योग में ऊर्जा है, हर रोज नए सपने देखे जाते हैं, हर रोज नई योजना बनाई जाती है। सरकारी नौकर चाह कर भी ज़्यादा नहीं कर पाता। वह सरकारी नियमों कानूनों में इस कदर बधा होता है कि उसकी सामाजिक सोच व सृजन क्षमता को भी दीमक लग जाती है। जबकि उद्योगपति राजनेताओं व नौकरशाहों से भी ज़्यादा शक्तिशाली नजर आता है। उद्योगपति की चौखट पर आए दिन बड़े से बड़े सरकारी अफसरों को धोख लगाते देखा जा सकता है। आज दलित समाज में कई सामाजिक व राजनीतिक नेता व संगठन अपने स्वार्थ के कारण निरर्थक मुद्दों पर युवाओं को संघर्ष करने का आह्वान करते नजर आते हैं, और युवा पीढ़ी भी अपनी काफ़ी ऊर्जा ऐसे मसलों पर खर्च कर रही है। कई वर्षों के बाद भी नतीजा शून्य ही नजर आ रहा है। रात दिन सिर्फ बनियों ब्राह्मणों को गालियां देते नजर आते हैं। 40 वर्षों से हम गैर जरूरी विषयों में ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। माना कि ऐसे विषयों पर चिंतन चर्चा जरूरी है, लेकिन इसके आगे आर्थिक एजेंडे पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम जिसे कोसते हैं वह वर्ग बहुत होशियार है। वह चाहता भी यही है कि हम ऐसे मसलों में उलझे रहें, और वह चुपचाप दलित की बस्तियों में भी बिजनेस कर मालोमाल होता जाए और गांव शहर की आर्थिक सत्ता पर काबिज होकर मेहनत कश वर्ग को हाशिए पर डाल दे। इसी साजिश को हमें समझना होगा। ऐसे हमारी युवा शक्ति को लुभावने नारों व मुद्दों पर समय, वृद्धि व धन खर्च करने की बजाय आर्थिक रूप से मजबूत होने पर लग जाना चाहिए। धन के अभाव में बड़े आंदोलन नाकाम हो जाते हैं। सारे आदर्श, सिद्धांत, मिशन व सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथियों, यहाँ कवि का लेखक का संदेश है कि जब अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है तो थोड़ा दिन आपको साथ में ले करके और आपको वैसी आदत डाल दिया जाएगा कि आप उस आदत डालने के लिए आप उसी विषय पे सोचते रहेंगे जो निरर्थक होगा, जो आपके लिए सार्थक नहीं होगा। कवि का खास करके ये चीज़ संदेश है, जैसा कि उन्होंने पीछे लाइनों में अभी बयां किया है। तो ऐसे हमें बेकार व्यर्थ अपने आप को नहीं होना चाहिए। आगे के लाइनों में फिर संकेत कर रहे हैं, यह सही है कि दूसरों की तुलना में दलित उद्योगपति बहुत पीछे हैं, लेकिन गर्व की बात यह है कि भेदभाव की सारी बाधाओं को पार कर करोड़पति बने दलित उद्यमियों का एक वर्ग बन गया है। इन्होंने उस धारणा को धराशायी किया है कि आरक्षण के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। युवा पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर फालतू की डिग्रियां लेने की बजाय व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दें। हर साल हजारों दलित अधिकारी रिटायर होते हैं। उनके पास अनुभव व शिक्षा के साथ पूंजी भी होती है। वे अपने परिजनों के लिए उद्योग लगाने में अपना योगदान करें। साथियों, यहाँ सीधी एक संकेत है लेखक का कि जो है कि हमारे दलित समाज से ही बहुत से जो नौकरी पेशा में पहले उनको आरक्षण के बल पे मिल गया था, आज वो रिटायर होते हैं तो उनके साथ एक साथ में मोटा पैसा भी मिलता है, और उस उनके पास जो है जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक उनके पास तकनीक और शिक्षा और अनुभव भी बढ़िया होता है। क्यों ना वो अपने बच्चों को इस चीज़ में प्रेरित करें और लगाएं। यही लेखक का संदेश है कि अगर ऐसा किया जाए तो उनको बहुत अच्छा उनको अनुभव मिल सकता है और वो बहुत अच्छे एक कामयाब बन सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि आज जो है कि दलितों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो बिजनेस में कामयाब हो चुका है। हालांकि दूसरों की अपेक्षा में देखें तो अभी वो बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तय कर दिया है कि हम बिना आरक्षण के जो है कि एक अच्छे इंसान बनने के लिए अग्रसर है। ये सरकार के सामने उन्होंने एक
अपनी काबिलियत का एक नमूना पेश किया है। यही लेखक का समझाने का अर्थ है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए और युवा पीढ़ी को इस पर सोच विचार करके और आगे बढ़ने के लिए ऐसा योगदान हमें भी करना चाहिए, क्योंकि इनको भी एक अवसर होता है। मान लीजिए जिनके घरों में पहले से नौकरी पेशा आया है, खास करके गांव में देखा जाए तो आजकल लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो जो इकट्ठा उनको पैसा मिलता है उससे वो शादी ब्याह में और पूजा पाठ के कर्मकांडों में या ज़मीन जायदाद खरीदने में या अपना घर के निजी साधन का ऐशो आराम के साधन चीज़ें वस्तुओं में अपना पैसा खर्च करते हैं। बजाय इसके उनको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश और एक अच्छा बिजनेस देना चाहिए, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें ना रहने पर भी उन्हें सत सत नमन करें और याद करें। साथियों, इसी के साथ विराम लेता हूँ। अगले अध्याय पे फिर चर्चा करेंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।